हाँ, तो आज कक्षा 7 के भैया बहन विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम पाठ 10 के अंतर्गत वायुदाब की पेटियां क्या हैं, हम इनका अध्ययन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, वायुदाब और पवन के अंतर्गत आज हम यही बताएंगे कि वायुदाब पेटियां क्या हैं, क्योंकि आज धरातल पर सर्वत्र एक जैसा वायुदाब जो है नहीं पाया जाता है। वायुदाब में अंतर पाया जाता है, जिसमें उस क्षेत्र के स्थलाकृतियों का, तापमान का, धरातली ऊंचाई का जो प्रभाव पड़ता है, उसके कारण जो है वायुदाब में भी अंतर आता है और हम इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव भी कर सकते हैं या करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए चित्रानुसार आज यह दिखाया और बताया गया है कि विश्व ताप कटिबंध के अंतर्गत, यानी एक ग्लोब के रूप में अपनी संपूर्ण पृथ्वी के रूप में किस भूभाग में किस प्रकार का वायुदाब जो है पाया जाता है। तो इसके अंतर्गत देख सकते हैं ये दोनों किनारे जो है नॉर्थ साउथ, ये पृथ्वी के अंतिम छोर हैं, यानी इन्हें हम पृथ्वी के ध्रुव कहते हैं, किनारे कहते हैं। यहाँ पर जो भी वायुदाब पाया जाता है वो निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। इसके बाद उसी के बाद देखें उच्च दाब, उपध्रुवी क्षेत्र के अंदर जो भी भूभाग आता है, यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। इसके बाद निम्न दाब, वायु का जो निम्न दाब है, जिसे उपोष्ण या उपोष्ण, यानी ताप कटिबंध के आधार पर यदि देखें तो यह ऐसा भूभाग है जहाँ पर न ज्यादा गर्मी और न ज्यादा ठंडी, यानी समान तापमान पाया जाता है। इस कारण से इसे उपोष्ण निम्न वायुदाब के रूप में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बीच देखें, बीच का एक भाग है मध्य भाग पृथ्वी का, यहाँ से भूमध्य रेखी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भूमध्य रेखी यानी पृथ्वी के मध्य का भाग, बीच का भाग जो है यहाँ आता है। तो जिस प्रकार भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर वायुदाब का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग में यानी उत्तरी ध्रुव की ओर भी उसी प्रकार का वायुदाब जो है विद्यमान होता है। निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब। तो इस प्रकार उपोष्ण क्षेत्र के अंदर निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के रूप में इस प्रकार से पूरा धरातली क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। और ऐसे वायुदाब को मुख्यतः प्रभावित करने में सूर्य का जो तापमान है या वातावरण में विद्यमान तापमान है, उसी के आधार पर वायुदाब जो है प्रभावित होता है। जैसा कि समझाने के रूप में चित्रानुसार ग्लोब का नामांकन करते हुए कुछ ऐसे स्थानों को बतलाया गया जो पृथ्वी के अंदर इस प्रकार से वायुदाब के रूप में आते हैं। इसी को हम क्षेत्र या पेटियों के नाम से भी जानते हैं। तो उसी क्रम में भूमध्य रेखी वायुदाब की जो पेटी है वो 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य पाई जाती है। यहाँ पर तापमान जो है देख सकते हैं 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य। फिर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी जो 30 डिग्री से 35 डिग्री तापमान के मध्य होती है। फिर इसके बाद उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी के अंतर्गत जो तापमान लगभग होता है 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के
मध्य विद्यमान होता है। इसी प्रकार ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियों के अंतर्गत 85 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के मध्य जो है तापमान विद्यमान होता है। उसी के अनुरूप जो है वायुदाब पाया जाता है, या वायुदाब में अंतर भी देख सकते हैं। और इसके मुख्य आधार के रूप में यदि देखें तो जो भूमध्य रेखा है वो मध्य रेखा के उत्तरी और भूमध्य रेखा के दक्षिणी भूभाग में लगभग एक समान जैसा वायुदाब जो है विद्यमान रहता है। तो इस प्रकार से यह वायुदाब की पेटियों के रूप में कुछ संक्षिप्त जानकारी के रूप में, विषय अध्ययन टॉपिक के रूप में आज हम इसका अध्ययन किए, जाने और समझें। अब इसके बाद पवन, पवन क्या है? पवन जैसा शब्द आता है तो हम उसके कई नामों से उसका रूप समझते हैं। जैसे पवन को वायु, हवा, समीर, वात जैसे और भी नामों से जाना जाता है। यानी पवन के ये आप शब्द जो हैं पर्याय के रूप में हम जान सकते हैं। पर वास्तव में बच्चों यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जैसे नामों में परिवर्तन ऐसा लगता है कि नामों से तो उसका कुछ न कुछ वायु का जो प्रभाव है उसका जो रूपांतरित शब्द है उसमें कुछ परिवर्तन पाया जाता है। वास्तव में पवन हवा के रूप में जब क्षैतिज चलती है, हवा के रूप में पवन जब क्षैतिज रूप में चलती है तो उसे हम पवन कहते हैं, यानी पवन कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि वास्तव में पवन का जो रुख है वो किस प्रकार से होता है। तो पवनें जो हैं अपनी गति के अनुसार इस प्रकार से आगे बढ़ती हैं तो उसके लंबवत और क्षैतिज अवस्था, जब हवा क्षैतिज रूप से आगे बढ़ती है तो हम उसे क्या कहते हैं? पवन कहते हैं, पवन कहते हैं। तो इस प्रकार से क्षैतिज यदि हवा का रूप ऐसे देखें तो ये क्या है? क्षैतिज। क्या हुआ? क्षैतिज, यानी जो धरातल के सीधे संपर्क से होकर पवन चल रही है तो उसे हम क्षैतिज कहते हैं, यानी धरातल के संपर्क से होकर। यानी ये पवन जो है धरातल के संपर्क से होकर चलती है। फिर एक दिशा के रूप में देखें, ये ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर, हॉरिजॉन्टल। तो इस प्रकार से जब ऊपर की ओर हवाएं अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती हैं तो इसे पवन की गति को हम पवन वेग मापी यंत्र द्वारा इसे माप सकते हैं। इसको मापन करके और इसकी दिशा को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो पवन के वेग को पवन वेग मापी यंत्र से मापा जाता है और दिश सूचक यंत्र से किस दिशा से होकर पवनें आगे बह रही हैं, चल रही हैं, तो उसे हम दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से माप सकते हैं। तो इस प्रकार से दिक् सूचक यंत्र दिशा को बताता है कि किस दिशा की ओर पवनें चल रही हैं। तो इस तरह से पवन हवाएं अपने क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रूप में आगे की ओर बढ़ती हैं। तो क्षैतिज पवनों का वायु दाब क्या होगा बता सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसा कि अभी
कई उदाहरणों माध्यम से बताया गया। तो क्षैतिज अवस्था में वायु दाब क्या है, अधिक होता है, और ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल धरातल से ऊपर की ओर जब पवनें गर्म होकर ऊपर की ओर उठती हैं तो हल्की होती हैं, तो वायु दाब भी निम्न होता है। तो इस प्रकार से पवन और पवन वेग मापी और दिश सूचक यंत्र के रूप में हम इनका मापन कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आगे हम जानेंगे, एक महान वैज्ञानिक फैरल ने इस संबंध में अपना सिद्धांत या नियम बनाया था कि पवनों की दिशा किस कारण से, किस अवस्था से अपना दिशा बदलती है, अपना रुख बदलती है। तो आगे विषय टॉपिक के रूप में अगले पीरियड में हम और आगे इस पाठ संबंधित जानकारी बताएंगे और समझेंगे।